फले फूल संपदा, फले फूल संपदा, कला श्रम संपदा, हुनर से लगन से श्रम से उद्यम से। हरी भरी धरा है, घर नगर भरा है। फले फूल संपदा, कला श्रम संपदा, फले फूल संपदा, कला श्रम संपदा, फले फूल संपदा, कला श्रम संपदा। एक खनक होती है पत्तों की सरसराहट में, एक रौनक होती है फूलों की मुस्कुराहट में, एक महक होती है गुलों की गुनगुनाहट में, एक चहक होती है पक्षियों की चहचहाट में, और एक कशिश होती है प्रकृति की हर एक आदत में। एक राज की बात होती है कायनात की हर आहट में। ऐसी ही एक आवाज है भनभनाहट की, जो फूलों पर मंडराते हुई एक खास मक्खी की होती है। और ये आवाज हमें बताती है कि ये शहद की मक्खी है, मधुमक्खी। शहद बनाने के लिए रस इकट्ठा करने की कोशिश में लगी है वो मधुमक्खी। बल देती सहयोग की भावना को, उदाहरण प्रस्तुत करती सहकार का। है कंदधरा में दाव कोश, ऊपर तक्षक बनकर झूम रहे। अलसी के नील गगन में मधुकर द्रग तारों से घूम रहे। मधुवन में ज्योति विचर रही, जा कभी पुष्प के अंक सोई। उसकी सुगंध मादकता में सुध बुध खो देते सब कोई। पर वो तो मिठास इकट्ठा करती है, दिन भर फूल फूल के पास जाती है, मानो फूल से उसकी मुस्कान, उसकी मिठास मांगने की मनुहार कर रही हो। वो रहती है हर पल जागरूक, सजग, लक्ष्य के प्रति सचेत, कर्तव्य पथ पर अडिग। आज दे रही है सहारा, मौन रहकर मौन पालकों को। प्राचीन काल में मधुमक्खी पालन का चलन नहीं था। मधुमक्खियां प्राकृतिक रूप से पेड़ों के खोखलों में मनुष्यों से दूर मौन अवस्था में शहदोत्पादन करती थीं। प्राचीन काल में इन्हें डिंगारा और भुन्न भुन्न की आवाज के कारण भुनका नाम से भी जाना जाता था। डिंगारा मधुमक्खी आकार में बड़ी और शहद के छद्दों पर अधिकाधिक संख्या में भिनभिनाती हुई चिपकी रहती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ 16वीं शताब्दी में अर्थात पाषाण युग में मधुमक्खी पालन पेड़ों में काटकर बनाए गए खोखले स्थानों, मिट्टी के बर्तनों आदि में किया जाने लगा। तब मौन वंशों के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच विभिन्न वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कीट क्या है, इस कीट की गतिविधियां क्या हैं, इसके पारिवारिक सदस्यों में क्या अंतर है, और आखिर उसके द्वारा उत्पादित हल्का पीला गाढ़ा द्रव्य क्या है। आरंभ हुई इन सभी पहलुओं पर शोध की गहन प्रक्रिया। विभिन्न वैज्ञानिकों की शोध गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए आप हैं डॉक्टर रुचिरा तिवारी, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर। पूर्व में मधुमक्खियां पालने का चलन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मनुष्य मधुमक्खियों के व्यवहार को नहीं जानता था। लेकिन मधुमक्खियां प्राकृतिक रूप से प्रायः पेड़ों के खोखलों, चट्टानों की दरारों आदि में मिलती थीं। धीरे धीरे मनुष्य ने इसे पालना प्रारंभ किया। पाषाण युग में यानी कि 16वीं सदी के आसपास यह पेड़ों से काटकर बनाए गए खोखले नुमा स्थान पर पाली जाने लगी। पानी के घड़ों एवं मिट्टी के बर्तनों में, पाइप में, टोकरी, बैम्बू आदि में पाली जाती थी।
तब मौन वंश के सदस्यों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इनके कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन सी मादा होती है और कौन से नर होते हैं, या मधुमक्खी के अपने शरीर में मोम स्त्राव करने की क्षमता भी होती है और वो छत्ता उसी से बनाती है, ये भी कुछ पता नहीं था। लेकिन 16वीं से 19वीं सदी में वैज्ञानिक तौर तरीकों का पदार्पण होने से मधुमक्खी एवं इसके परिवार एवं क्रियाकलापों का पता चलना शुरू हुआ। 1586 में लुइस मोंडेट डी टोरिज्म ने स्पेन में मधुमक्खी वंश के सदस्यों के लिंग भेद के बारे में जानकारी दी कि रानी मक्खी मादा होती है जो कि अंडे देती है। चार्ल्स बटलर ने 1609 में बताया कि ड्रोन नर होते हैं और रिचर्ड रेमनेंट ने 1637 में बताया कि श्रमिक मक्खियां मादा होती हैं। 1568 में जर्मनी के हिकल जैकब ने बताया कि श्रमिकों के अंडों से रानी मक्खी बनाई जा सकती है। एंटन जेंशा ने 1771 में बताया कि रानी मक्खी ड्रोन नरों से मैथुन करती है और इसके बाद वह अंडे देना शुरू कर देती है। आर्थर डॉब्स ने 1750 में बताया कि फूलों से मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किए परागकण नर भाग होता है जो कि फूलों के मादा भाग में जाकर निषेचन क्रिया को पूर्ण करता है। 1793 में स्प्रेंगल ने बताया कि मधुमक्खियां पर परागण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। 1650 से लेकर 1850 के मध्य बहुत से फ्रेम वाले कृत्रिम मौन ग्रहों का बनना शुरू हुआ, उसको बनाया गया, परंतु मधुमक्खियों ने इन मौन ग्रहों में छत्तों को मौन ग्रहों की दीवारों पर बनाना शुरू किया, जिससे छत्तों की क्षति होती थी क्योंकि शहद छत्तों को तोड़कर बनाया जाता था। परंतु 1851 में लॉरेंस लॉरेन लैंगस्ट्रॉथ, अमेरिका मूल के निवासी, ने बी स्पेस का परिचय दिया, जिसमें मधुमक्खियों को फ्रेमों के बीच में कार्य करने एवं छत्ता बनाने हेतु पर्याप्त जगह दी गई थी और ये जगह 7 से 8 मिलीमीटर की होती थी और वे समानांतर छत्ते ही बनाती थी और छत्तों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी क्योंकि इन छत्तों को आसानी से निकालकर इनसे शहद निकाला जा सकता था, जिसमें कि छत्तों की क्षति न के बराबर होती थी। 1857 में जोहानस मेहरिंग, जर्मनी के जो है मूल के थे, उन्होंने मोमी शीट का परिचय कराया, जिससे छत्तों में शहद का निकालना आसान हो गया। 1865 में फ्रांस के मेजर हुस्का ने अपकेंद्र बल पर आधारित शहद निकालने की मशीन के बारे में लोगों को परिचय दिया और इससे आसानी से शहद निकलने लगा। रानी अवरोधक जाली का परिचय एब कॉलिन 18 ने 1865 में शहद से भरे सुपर से अलग रखकर करने का लोगों को बताया कि किस तरह से रानी अवरोधक जाली को हम शिशु कक्ष और शहद कक्ष के बीच में रख सकते हैं और इससे रानी मक्खी को हम शहद से भरे हुए सुपर से अलग रखकर उससे शहद उत्पादन किया जा सकता है। आधुनिक मौन पालन की शुरुआत 1850 से 1900 के मध्य हुई। मधुमक्खियों में होने वाले विभिन्न नृत्यों का विवरण वॉन फ्रिश ने 1953 में किया। सदस्यों के अंतर जैसे कि नर, मादा और रानी मक्खी, इनके बीच का अंतर हेडिक ने 1943 में बताया। सामाजिक स्वभाव जैसे कि मधुमक्खियों में अपना वंश बनाने की और कॉलोनी में रहने की एक प्राकृतिक स्वभाव है, इस सामाजिक स्वभाव को रिबेंट्स ने 1953 में और मिकनर ने 1974 में बताया। कृत्रिम गर्भधारण की पद्धति भी इसमें संभव है, इसको वॉटसन ने 1927 और 28 के दौरान प्रमाणित किया। मधुमक्खियों का परपरागण हेतु महत्व क्या है, इसके बारे में 1943 में फ्री ने इसका परिचय किया। मधुमक्खी पालन का कार्य अपने देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इसको अमूमन पाला जाता था। और ये मैं बताना चाहूंगी कि भारत में आधुनिक मौन पालन की क्रांतिकारिता के लिए 2 व्यक्तित्व, राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट नैनीताल के संस्थापक पंडित राजेंद्र नाथ मुट्टू जी, तब ये उत्तर प्रदेश में आता था जोलीकोट, अभी उत्तराखंड में आता है, और डॉक्टर जी.बी. देवदीकर महाराष्ट्र के हैं। इनका विशेष उल्लेख करना अति आवश्यक है क्योंकि इन्होंने पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में और महाराष्ट्र क्षेत्र में मधुमक्खी पालन पे बहुत ज्यादा काम किया और इस पे जोर दिया। उत्तर प्रदेश में 1982 में भारतीय मधुमक्खी जिसे कहते हैं एपिसिलाना इंडिका, इसमें एक बहुत ही घातक बीमारी आई थी जो कि विषाणु जनित थी और उसका नाम है थाइसेक ब्रूड। इससे सारा का सारा मधुमक्खी वंश जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया और इससे भारी आर्थिक हानि हुई, जिससे कि सभी मौन पालकों को, उद्यानपतियों को, किसानों को बहुत ही भारी इस उद्योग को धक्का पहुंचा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सतत प्रयासों से वर्तमान में इसका प्रकोप लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इस मधुमक्खी के बाद हमने दूसरी मधुमक्खी का प्रयोग करना शुरू किया जो कि इटालियन मूल की थी, इटली की थी, जगह एपिस मेलिफेरा। और इस मेलिफेरा में काफी सारे खूबियां थी, जैसे कि इसमें बकछूट की प्रवृत्ति कम थी
मतलब अगर ज्यादा खाना हो जाता है तो ये अपने छत्तों को छोड़ के कम जाती थी। और रानी मक्खी बहुत ज्यादा अच्छा अंडा देती थी, रानी मक्खी अच्छी होती थी इसकी, इसमें बीमारी की जो संभावनाएं थी वो बहुत कम थी। तो इसलिए, और ये बीमारी जो आई थी विषाणु जनित थाईसैक ब्रूड, ये इसमें न के बराबर होती थी। इसलिए मेलिफेरा को फिर 1962 में डॉक्टर अटवाल के द्वारा हिमाचल प्रदेश के नगरोटा नामक स्थान में इसका पालन कार्य शुरू किया गया। तदुपरांत 1966 से 67 में पंजाब के लुधियाना के मैदानी क्षेत्रों में इस मधुमक्खी का पालन कार्य किया जाने लगा। वैज्ञानिक शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहद ही नहीं मिलता, बल्कि खेती की उत्पादकता भी बढ़ती है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी मधुमक्खी पालन काफी लोकप्रिय है। विदेशों में इसे सह व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है, जिसके मुकाबले हम इसमें काफी पीछे हैं। भारत में मौन पालन की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए आप हैं डॉक्टर प्रमोद मल्ल, परियोजना अधिकारी, मौन पालन कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर। देखिए, भारत में जो मधुमक्खी पालन है ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में उभर सकता है। और जितना हम इसमें जो भी हमारे पास जो फ्लोरल रिसोर्सेज हैं उनका जितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं उसमें 5 से 10% हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और लगभग यहाँ पे 200 मिलियन कॉलोनी जो मौन बॉक्स हैं वो हम पालने की संभावना यहाँ पे है देश में। लेकिन हमारे पास मुश्किल से 7,000 8,000 या ऐसे टन प्रोडक्शन इस समय है। 3-4 लाख बक्से हमारे पास होंगे टोटल। तो अभी स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना पॉपुलर किसानों में नहीं हो पा रहा है। और जितना मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका हम 90% लगभग खाली जा रहा है। किसान हमारे बहुत से इलिटरेट हैं जो उनको इसके बहुत सारे जो फायदे हैं वो नहीं पता है। दूसरी चीज़ की जो कंजम्पशन है हमारा बहुत कम है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 3 ग्राम कंजम्पशन है, जबकि जर्मनी में लगभग 2 किलो प्रति व्यक्ति है। केवल हम दवाओं के रूप में ही शहद का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्य जगहों पे हम प्रतिदिन डेली जो डाइट हमारी होती है उसमें प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, जो किसान हैं या जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है बी कीपिंग के। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से मधु के अलावा अनेकों बहुमूल्य सह उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे मोम, प्रोपोलिस, पराग व रॉयल जेली आदि। इसी महत्ता को देखते हुए सरकार ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शासकीय सुविधाएं प्रदान की हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे पहले आपको तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे खादी ग्राम उद्योग है या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है या जीबी पंत यूनिवर्सिटी या अन्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आसपास हों, तो वहाँ से आप प्रशिक्षण लें। और कम से कम 1 हफ्ते या 15 दिन का प्रशिक्षण पर्याप्त होता है काम शुरू करने के लिए। इसके अलावा जो पुराने मौन पालक हैं उनके यहाँ भी रह करके इस कार्य को सीखा जा सकता है। जो प्रैक्टिकली उसको अगर आप सीख लें तो वो काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से इन संस्थानों से, सरकारी संस्थानों से या प्राइवेट जो बी कीपर हैं उनसे इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। बैंक से बहुत अच्छी स्कीम है इसमें कि जैसे खादी ग्राम उद्योग जो संस्था है वो आपको इसमें 25% सब्सिडी जो पुरुष हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान है कि अगर आप 10 लाख की रकम लेते हैं तो आपको लगभग 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है और बाकी आपको देना पड़ता है। या आप चाहें तो उसको सब्सिडी न लें तो 4% ब्याज पे खादी ग्राम उद्योग लोन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो 40% तक सब्सिडी देता है इस बी कीपिंग के कार्य के लिए। और इसके साथ साथ कई सारी जो गवर्नमेंट हैं उनका अलग से स्कीम चलती है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के थ्रू, जो उसमें भी सब्सिडी वो देते हैं प्रति बॉक्स 700-800 ऐसे सब्सिडी है। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट में भी ऐसी सब्सिडी है जिसमें 800 रुपए प्रति बॉक्स जो है वो सब्सिडी देते हैं। तो जो किसान चाहता है उसे सब्सिडी बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं देती हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से फसलों का उत्पादन कई गुना तक बढ़ जाता है। कुछ वनस्पतियां मधुमक्खियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनसे उत्तम गुणवत्ता का शहद प्राप्त होता है। हमें जानकारी दी डॉक्टर प्रमोद मल्ल ने। देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए आपको एक तो
जो वृक्षों में है ये आपका यूकेलिप्टस है, बहुत उपयोगी है यूकेलिप्टस, इससे बहुत अच्छा शहद और अच्छी क्वालिटी का शहद मिलता है। और आपका लीची है, शीशम है, जामुन है, बेर है, प्लम, पीच और जो एप्पल है और नीम है। तो नीम अगर जहाँ पे है वहाँ पे अच्छा उत्पादन और मेडिसिनल जो औषधीय शहद कह सकते हैं उसको, वो शहद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे जो वृक्ष हैं इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो फसलें हैं हमारी, उसमें आपका जो तोरिया है, लाही बोलते हैं, कहीं पे लहटा भी बोलते हैं, जो गेहूं में डाल के सरसों जो लगाते हैं उसको लहटा भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी आज मतलब इस समय या कुछ सालों से बहुत कम हो गया है इसका जो वो थी खेती, लेकिन ये बहुत अच्छी फसल थी मौन पालन के लिए। तो सूरजमुखी का कर सकते हैं। और मक्का है, जैसे बरसात के समय में बहुत मुश्किल समय होता है मक्खियों के लिए, लेकिन अगर मक्का है तो उनके जो बच्चे पालने का काम है, उनको बच्चों को जो पराग खिलाती हैं तो मक्के से हम ले सकते हैं। बाकी जो शोभाकारी पौधे हैं उनसे हमको बहुत कुछ नहीं मिलता है। जो फूल के लिए जो हम लगाते हैं, गेंदा है या गुलाब है, इन सब पौधों से मक्खियों को कुछ खास नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत कम मिलता है। सब्जियों से इनको पराग और मकरंद दोनों मिलता है। और अगर अच्छी एरिया में, काफ़ी एरिया में हो तो इससे बहुत अच्छा बरसात के समय में या गर्मियों के समय में बहुत अच्छा है। लेकिन सब्जियों के साथ एक समस्या होती है कि सब्जियां पैदा होने के साथ कीटों की समस्या भी बहुत होती है, और कीटों की समस्या होने की वजह से दवाओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जहाँ दवाओं का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे मौन पालन करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जो शहद आता है वो तो छोड़िए, जो बक्से में जो मक्खियाँ हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो सारे मारे जाते हैं। तो जहाँ पे सब्जी जहाँ भी प्रयोग की जा रही है या खेती की जा रही है, वहाँ पे दवाओं की वजह से वहाँ पे रखना मतलब हितकारी नहीं है मौन पालक। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों की सहभागिता हो सकती है। स्त्री को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है मौन पालन का व्यवसाय। महिलाएं समाज का एक मुख्य अंग है। वो घर, परिवार व समाज की नित्य नवीन समस्याओं से दो चार होती रहती हैं। लेकिन इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद वे जुड़ गई हैं समाज की मुख्य धारा से। माना तो ये जाता है कि मनुष्य वर्ग के दो अंग हैं, एक वो जो पीढ़ियों का सृजन करता है, दूसरा वो जो उपार्जन से सृजन को समुन्नत बनाने का प्रयास करता है। इस व्यवसाय को अपनाकर महिलाएं भी उपार्जन में अपना योगदान दे रही हैं, घर गृहस्थी के साथ मौन पालन करके। ऐसी ही एक मधुमक्खी पालक श्रीमती पुष्पा जोशी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं मधुमक्खी पालन व्यवसाय यदि अपनाएंगी तो सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार आएगा। दूसरा यह है कि वह अपने परिवार की कार्यों में को करने के बाद इस व्यवसाय को आसानी से कर पाती हैं, क्योंकि यह व्यवसाय खेती से जुड़ा हुआ है। इस व्यवसाय में यदि महिलाएं अपने घर के आसपास के खेतों में ही मधुमक्खी के बक्से रख करके कार्य करेंगी तो वो दोनों ही कार्य बहुत आसानी से कर लेंगी। एक और तो वो अपने परिवार की अच्छी देखभाल, परिवार के सारे कार्यों में हाथ बटा पाएंगी। दूसरा, वह मधुमक्खी पालन करने से आर्थिक स्थिति को भी सुधार लेंगी। आज से 4-5 साल पहले जो कि किसानों की ये धारणा थी कि मधुमक्खी पालन करने से जो है खेती में उत्पादन में कमी आती है, तो धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा कि मधुमक्खी पालन करने से खेतों के उत्पादन में कमी नहीं आती बल्कि खेतों का उत्पादन जो है फसल का बढ़ जाता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में जो पर परागण की क्रिया होती है इससे जो है उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और यही कारण है कि आज के किसान जो है मधुमक्खी पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा यह है कि यदि कोई किसान नहीं भी कर रहा है तो वो ये चाहता है कि मधुमक्खी का पालन करने वाले व्यक्ति अपने मौन वंशों को जो है उसके खेतों में रखे, जिससे कि उसके उत्पादन में वृद्धि हो सके। किसी शायर ने लिखा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज शहद की मक्खी बहुत सारे लोगों की आय का साधन बन गई है। पूरे के पूरे कुनबे परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं। शहद उत्पादक के रूप में देश के औद्योगिक मानचित्र पर वे दर्ज करा रहे हैं अपनी उपस्थिति। आइए मुलाकात करें प्रमुख शहद व्यवसायी
श्री शेखर चंद जोशी से। मधुमक्खी के बक्से का निरीक्षण करके उसमें अनावश्यक क्वीन सेल, अतिरिक्त जो क्वीन बनाती है वो, उस क्वीन सेल को तोड़ देना चाहिए। और जितने चाहें, इस समय मधुमक्खी बहुत बड़बार होती है क्योंकि हर किस्म का फूल खिलता है, 20 किस्म के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे मधुमक्खियों में एक प्राकृतिक उत्तेजना हो जाती है और मधुमक्खी परिवार बढ़ाती है। तो हमें हर 5 दिन में हर बक्से को निरीक्षण करना है। निरीक्षण करने के बाद उसमें जो अनावश्यक क्वीन सेल बने हुए हैं, जो हम चाहते हैं कि एक घर के 2 घर ना हों और मधुमक्खियाँ अनावश्यक रूप से उड़ के पेड़ों में जाके ना बैठे, इस वजह से जो है उसे हर 5वें दिन चेक करना पड़ता है। और निरीक्षण करते समय ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी रानी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, किसी रानी की उम्र 2 साल से ज़्यादा तो नहीं है। अगर उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो इस समय रानी को बदलने का बहुत बढ़िया टाइम है। और मधुमक्खियों में नरों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इस समय, और उससे जो है नई रानी बनाने में बड़ी मदद मिलती है। मधुमक्खियों की गुंजन खेतों में, बागों में, घर के आसपास जहाँ मधुमक्खी के बक्से रखे हुए हैं गूंजती है और उससे वातावरण भी अच्छा होता है। इनकी जो गुनगुनाहट की आवाज़ होती है, इससे जो है ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है और एक बहुत अच्छी किस्म की आवाज़ लोगों को मिलती है, जिसको सुनने से जो है भ्रामरी जो प्राणायाम है उसकी वृद्धि अपने आप मस्तिष्क में होने लग जाती है। तो ये खास काम है। जिन मधुमक्खी के बक्सों में मधुखंड लगे हुए हैं, मधुखंडों में हर 10 दिन में एक बार शहद निकालना चाहिए। शिशुखंड से कभी शहद नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि शिशुखंड से शहद निकालने में एक बार अगर शहद निकालते हैं 10 फ्रेम में तो करीब 8000 शिशु जो है वो शहद में गिर करके मर जाती है। तो ये शिशु छोटे छोटे लार्वा होते हैं। तो इन शिशुओं को अगर बचाना है तो जो शिशु खंड है उससे कभी भी शहद नहीं निकालना चाहिए। ये एक रानी 24 घंटे में 3000 तक अंडे देती है, तो वो बिल्कुल नए होते हैं। यदि मान लिया इस समय शिशु खंड से शहद निकालते हैं तो ये 3000 अंडों से जो लार्वा बनता है वो दूध में तैरता है। जैसी मशीन घूमती है तो वो दूध में से लार्वा बाहर निकल जाता है। इस वजह से ये विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है इस समय। मधु यानी शहद, वेद, पुराण, प्राचीन ग्रंथों में मिलता है जिनका उल्लेख। मधु यानी शहद, जो देवताओं को प्रिय है, साथ ही ये संजोए है अनेक गुण भी। अब शहद से बन रहे हैं इसके अनेक सह उत्पाद। डॉक्टर प्रमोद मल। रॉयल जेली का प्रोडक्शन चाइना में हजारों टन में हो रहा है। हमारे पास 1 ग्राम रॉयल जेली नहीं उत्पादित हो पा रहा है कमर्शियली। रिसर्च के लिए केवल हम उत्पादित कर पाते हैं, कमर्शियली अभी इसका बहुत स्कोप है। और रॉयल जेली के उत्पादन से देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो रॉयल जेली की पहचान है, प्रोडक्ट इसका जो आपने नाम लिया, इसकी पहचान इसलिए है कि ये एंटी एजिंग बोलते हैं। ये हमारे बढ़ती उम्र को रोक देता है। इसकी पहचान केवल इसलिए जानी जाती है ये कि ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। अगर इसका उपयोग हम 1 ग्राम रॉयल जेली प्रतिदिन करें तो हमारी कम से कम 10 से 20 साल तक उम्र, जो कि प्रूव हो चुका है, वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है कि इसका उम्र बढ़ाने में सीधा योगदान है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे साबुन या शैम्पू या टॉनिक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी रिंकलिंग की समस्या, जो चेहरे पे झुर्रियाँ और ये पड़ती हैं, वो सब बंद हो जाती हैं। तो इससे इसके उपयोग तो बहुत है। और ये तो एक प्रोडक्ट हुआ। अभी हमने बी वेनम की बात की। बी वेनम से हमारी आर्थराइटिस की जो बीमारी है उसका पूरा इलाज होता है। जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन आपके पास है वो सारी बी वेनम की वजह से। बी वेनम जो इसका हम अभी कुछ नहीं, 1 ग्राम इसका हम कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पूरा स्कोप है इसको बी वेनम का। अब तो मशीनें अच्छी आ गई हैं जिसको केवल आपको मौनगिरी के गेट पे लगाइए और उससे बी एक्सट्रैक्ट, वेनम एक्सट्रैक्ट होता रहेगा। शाम को कलेक्ट करिए और इसको लाखों रुपए किलो बी वेनम हम इसका सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोपोलिस है, जिसमें पेन किलर के रूप में जाना जाता है। प्रोपोलिस का भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे यूज हो रहे हैं, पॉलिश बनाने में यूज होता है। और पेन किलर, अगर हमारे कहीं दर्द है तो उसके लिए भी, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारा घाव है कहीं तो वहाँ पे लगाते हैं, या कहीं चोट लगी है वहाँ लगा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके भी उपयोग है। इसके अलावा वैक्स जो है, जिस वैक्स की जो मोम होती है, मोम का भी बहुत सारा उपयोग है। कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे उपयोग हैं।
और काफ़ी महंगा होता है। जो प्योर वैक्स तो मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जो कैंडल वगैरह बनाई जाती हैं आर्टिफिशियल वैक्स है, जिसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं। तो प्योर वैक्स जो चर्चेज वगैरह में जो जलाते हैं, तो इसके काफ़ी डिमांड भी है और इसके उपयोग तो बहुत सारे हैं। तो इसके अलावा हमने बताया आपको जो पराग है, पराग मक्खियों से कलेक्ट करा के हम इसको कैप्सूल में करके और लायोफिलाइज करके इसको कैप्सूल में भर के हम इसको सेल कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। जो एथलीट्स हमारे होते हैं, तो पराग के छोटे छोटे कैप्सूल काफ़ी महंगे दाम पे बेचे जाते हैं और ये काफ़ी एनर्जी के लिए दिया जाता है। तो छोटे छोटे कैप्सूल आप करके इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत से लोग इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। सरकार भी प्रोत्साहन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। विभिन्न विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि संस्थानों में मौन पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर फसलों की उपज बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा रही है। बैंकों द्वारा मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। गठित हुए हैं स्वयं सहायता समूह जो उत्पादन से लेकर शहद की उचित मूल्य पर बिक्री करके अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराएं। आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? मेरा गांव पसवानंगला है, पोस्ट चौहट, जिला जेपी नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और प्रथमा बैंक शाखा छपना से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। प्रथमा कृषक क्लब का सदस्य है। आपने कृषक क्लब का गठन कैसे किया? कृषक क्लब का गठन जब ये बैंक की योजना थी, जो बैंक के अच्छे ग्राहक थे उन ऐसे लोगों को बुला करके एक मीटिंग की। हमें लगा कि भाई प्रथमा बैंक शाखा छपना के द्वारा हमारा एक विकास हो सकता है और हम अपने क्षेत्र का अपना भी इस विकास कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जो हम इस तरीके से अपने उस कृषक क्लब से जुड़ गए। क्लब के द्वारा हमने ये क्षेत्र में अपना मौन पालन को बढ़ावा दिया है और 30 यूनिट हमारे यहाँ इस समय काम कर रही हैं। और मौन पालन का एक ऐसा व्यवसाय है, किसी के पास अगर ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है, तो अपना जो है रोजगार वो चला सकता है। तो उसके लिए भी आपने बैंक से मदद ली? नहीं, उसके लिए बैंक से हाँ मैंने मदद ली है और मैंने इस समय मेरे पास 30 बॉक्स हैं और इस बार उम्मीद ये है कि अब की बार सीजन बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे आसार लग रहे हैं क्योंकि अब की बार मधुमक्खियों में कोई बीमारी भी नहीं आई है और मौसम बहुत बढ़िया रहा है। मक्खी इस समय हष्टपुष्ट हैं पूरे क्षेत्र में, औरों की भी। तो इस बार मैं समझता हूँ मधुमक्खी पालकों का, मेरा ही नहीं सभी का पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास की संभावना है, बहुत अच्छी हम पैदा लेने की उसमें है। शहद उपलब्ध होता है मौन पालन से, पर अनेक सह उत्पाद भी बन रहे हैं लाभ का स्रोत। एक स्वरोजगार बनकर उभरा है मौन पालन व्यवसाय, रोजगार अर्जित करने का बेहतर विकल्प। श्रम का एक अनूठा उदाहरण है शहद की मक्खी। भविष्य के लिए संचय की मिसाल है मधुमक्खी। आज की बचत कल के लिए खुशहाली। मधु एकत्र कर चेहरों पर मुस्कान लाती मधुमक्खी मत वाली। फले फूल संपदा, फले फूल संपदा, कला श्रम